सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेई मेंस। यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हैं वो कवर कर रहे हैं एक रिवीजन फॉर्मेट में, जिससे चैप्टर का रिवीजन भी हो रहा है और हम पीवाईक्यू भी साथ साथ कवर करते जा रहे हैं। तो आज की सीरीज में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है 8 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट 2024 का। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है पहले ये देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अ प्लेयर caught a cricket ball of mass 150 ग्राम मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक प्लेयर है जो क्या कर रहा है, क्रिकेट बॉल जिसका मास जो दे रखा है हमें 150 ग्राम दे रखा है, इसको हम लिख लेते हैं जो भी मास हमें दे रखा है। तो मास ऑफ क्रिकेट बॉल हमें दे रखा है 150 ग्राम। अब क्योंकि आंसर न्यूटन में है तो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, डिवाइड बाय 1000 करके। तो 0.15 केजी की हमारे पास एक बॉल है, उसको वो किस स्पीड से मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रही है, और प्लेयर उसको कैच कर लेता है। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन टी, तो हमें टाइम दे रखा है जिस टाइम में वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है 0.1 सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर। तो जो फोर्स लग रहा है उस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। समझ रहे हो? बट हमसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है, हमसे यहाँ पे पूछ रखा है फोर्स, राइट। तो देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला बताता हूँ। देखो अगर फॉर्मूला की मैं बात करूँ तो जैसे हमें फोर्स निकालना है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। और जो फोर्स होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल टी। अगर आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है तो वहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल पी अपॉन डेल टी। तो डेल टी तो हमें दे रखा है जितने टाइम में ये हो रहा है प्रोसेस 0.1 सेकेंड, हमें डेल पी निकालना है। डेल पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। अब डेल पी जो हमारा होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, एम इंटू डेल वी के बराबर होता है। अब मास तो हमें दे रखा है, मास कितना दे रखा है, 0.15 केजी। हमें डेल वी निकालना है। अब डेल वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब भैया फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, क्योंकि फाइनली बॉल हाथ में आ रही है तो रुक जा रही है। माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 है, तो डेल वी हमारा आ गया -20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डेल पी कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दो -20 की, तो 15 टू 30 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, -3 केजी मीटर पर सेकेंड। ये हमारी मोमेंटम आ गया। अब मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे रख दो -3 और डिवाइड कर दो उसको 0.1 से, तो ये कितना आएगा, -30 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपने करेक्ट आंसर को पहचानना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये 8 अप्रैल का है, और आई थिंक ये इवनिंग शिफ्ट का है ना। 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट 2024 का ये क्वेश्चन है। और क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एन अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n times the time to slide down 45 degree rough inclined plane as it takes the time to on identical perfectly smooth। ठीक है, देखो एक इस तरह से हमारे पास क्या है ना, एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इस तरह से समझो। और एक और इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास इस तरह से। ये भी 45 डिग्री पे इंक्लाइन है और ये भी हमारा क्या है, 45 डिग्री पे इंक्लाइन है। ये थोड़ा सा क्या है, ये रफ है थोड़ा सा, इस तरह से इसको मैंने थोड़ा सा क्या बना दिया, रफ बना दिया। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है जो इस पे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो इस पे स्लाइड कर रहा है। इसको जो टाइम लग रहा है, मान लो वो टी टाइम लग रहा है, इसको जो यहाँ पे टाइम लग रहा है वो टी टाइम लग रहा है स्लाइड करने में। तो इस रफ सरफेस पे स्लाइड करने में इसे जो टाइम लगेगा वो n टाइम्स ऑफ टी लग रहा है। इतना क्वेश्चन में अभी तक कहा गया है। तो बोल रखा है द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज। तो हमसे म्यू की वैल्यू पूछ रखी है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के की वैल्यू हमसे पूछ रखी है कि म्यू के बताओ कितना होगा। थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही गिवन है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ। देखो थोड़ा सा तो ये लेंदी है क्वेश्चन, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट चीज है जिस पे ध्यान देना है। सबसे पहले ना इस स्मूथ वाले सरफेस को लेते हैं। ठीक है, इस स्मूथ वाले सरफेस में हमें पता है कि जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा इस स्मूथ सरफेस पे। तो अगर मैं इसको सिंपल इस तरह से बनाऊं तो ये mg है हमारा वेट,
ठीक है। तो ये हमारा 40, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये एम जी कोस थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। तो ये एक तरह से फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है। ये तो मास हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, जी साइन थीटा के बराबर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, जी साइन थीटा आ गया। ये हमारा 1 की बात हो रही है फर्स्ट वाले केस में। जो स्मूथ सरफेस है वो फर्स्ट वाला केस है, और जो रफ सरफेस है वो सेकंड वाला केस है। तो एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन यहाँ पे यूज हो रही है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो एस बराबर कितना हो जाएगा, ये यू टी तो जीरो हो जाएगा, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। और एस क्या है, वो डिस्टेंस जो इसको कवर करनी है, और वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, जो कि हम मान लेते हैं एल है। तो एल इज इक्वल्स टू यू टी तो जीरो हो गया, हाफ ए की वैल्यू जी साइन थीटा है, तो जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा टी वन स्क्वायर। समझ रहे हो, टी वन स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि टाइम उसको टी वन लग रहा है। क्लियर है, तो इतना आ गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं टी वन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो टी वन स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, 2l अपॉन जी साइन थीटा, 2l अपॉन जी साइन थीटा। ये जो आ गया मेरा टी वन स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको भी यहीं पे छोड़ दो। अब हम सेकंड केस पे चलते हैं, क्योंकि अभी हम इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे। अब ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे बच्चों, थोड़ा सा ये टफ है, क्योंकि ये रफ सरफेस है। तो अगर ये m है तो ये हमारा हो जाएगा mg, ठीक है। और ये हमारा, ये भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, mg cos 45, और ये हमारा क्या हो जाएगा, mg sin, mg sin 45। और यहाँ पर ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स सेट करेगा, और यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। समझ रहे हो, तो अब जो नेट फोर्स होगा, अब ध्यान देना, यहाँ पर है असली परीक्षा, एफ नेट, नेट फोर्स, वो किसके बराबर होगा, वो हमारा बराबर होगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन के। और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, तो यहाँ पे एफ नेट इज इक्वल्स टू, देखो एम जी साइन थीटा, काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा होता है म्यू ऑफ के इंटू आर। आर हमारा क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे मैंने एन लिख रखा है, नॉर्मल रिएक्शन को एन से भी डिनोट कर सकते हैं और आर से भी, ठीक है। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के। अब ये जो आर होता है ये किसको बैलेंस करता है, ये एम जी कॉस 45 को बैलेंस करता है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे एम जी कॉस थीटा, थीटा मतलब 45 डिग्री है ऑब्वियसली, है ना, कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू अभी पुट नहीं करते, थोड़ी देर में पुट कर देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन निकालना है अब हमें। तो देखो एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन ऑफ रफ, तो इसे a2 मान लेते हैं। a2 हमारा किसके बराबर होगा, एफ नेट अपॉन m के बराबर, क्योंकि मास तो वही है। अब यहाँ से m कॉमन लो और m से m कैंसिल कर दो, m कॉमन लिया तो ये आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा, और अपॉन में हमारा क्या है, अपॉन में हमारा m है, तो m से m कैंसिल हो गया, तो ये एक्सेलरेशन आ गया a2, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखो अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s हमारा डिस्टेंस आ जाएगा जो कवर करना है, ut जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पर भी वो रेस्ट से शुरू हो रहा है, हाफ a2 का मतलब एक्सेलरेशन मतलब a2, तो a2 की जगह हम लिखेंगे कितना, g साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, और इंटू टी वन टी स्क्वायर मतलब t2 का स्क्वायर, क्योंकि t2 वो टाइम है जो उसको रफ सरफेस से इंक्लाइनेशन नीचे आने पर लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं t2 स्क्वायर निकालना चाहूँ तो t2 स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 12 अपॉन, अब g कॉमन ले लो, g, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया t2 स्क्वायर। अब मेरा t1 स्क्वायर आ गया और मेरा t2 स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, बट यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूँ नई। देखो, जो ये t1 स्क्वायर मेरा आ गया और ये t2 स्क्वायर आ गया। अब मेरे को पता है कि जो t2 है वो n टाइम्स ऑफ t1 है, t2 जो है वो n टाइम्स ऑफ क्या है, t1 है। तो ध्यान देना,
T2 जो है वो n टाइम्स ऑफ T1 है, ये तो ध्यान रहेगा ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई T2 जो है वो n टाइम्स है T1 के, तो स्क्वायर कर दो, तो T2 स्क्वायर जो होगा वो n स्क्वायर और T1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो T2 स्क्वायर है उसकी वैल्यू लिखते हैं, तो ये है 12 अपॉन ये हमारा g और ये है साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा बराबर n स्क्वायर, और T1 स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, 12 अपॉन जी साइन थीटा के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा सिंपल, है ना, और g से g हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो साइन थीटा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो जो साइन थीटा है वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा n स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू n स्क्वायर साइन थीटा और माइनस n स्क्वायर म्यू के कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो इस माइनस वाले n स्क्वायर म्यू के कोस थीटा को मैं इस तरफ लेके आता हूँ, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन थीटा, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। कैसे वो पता है ना, ये n स्क्वायर साइन थीटा यहीं पे था और माइनस साइन थीटा इधर हो गया, तो साइन थीटा कॉमन लिया तो n स्क्वायर माइनस 1 बचा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें म्यू के निकालना है, तो म्यू के हमारा सिंपल आ जाएगा कितना, देखो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में ये वाला n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा ऑलरेडी था और अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये टेन थीटा हो जाएगा। अब हमें एंगल कितना दे रखा है, सिंस जो हमें थीटा है वो 45 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो टेन 45 कितना होता है, टेन 45 हमारा 1 होता है, तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, तो म्यू के हमारा कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहे तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, म्यू के इज इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 1 और 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा, देख लो। अब ऑप्शंस आपके सामने होंगे ये वाले। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी है यहाँ पर, ठीक है, मानता हूँ, बट इजी क्वेश्चन है। देखो कहीं पर भी ऐसा जो चैप्टर में पढ़ा हो या उससे अलावा कुछ, अगर उसके अलावा अगर हमें कुछ सोचना हो पढ़ा हो तो अलग बात है, कुछ भी अलग से नहीं सोचना पड़ा है, ये सब सिखा रखा है चैप्टर में। ठीक है, किस तरह से इक्वेशंस बनाते हैं जब फ्रिक्शन फोर्स प्ले में आएगा, तो बाकी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ी सी उन्होंने कैलकुलेशन बढ़ा दी थी इस क्वेश्चन में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट करोगे आप कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन देखो 6 अप्रैल का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है या टफ है वो तो अब देख करके ही पता चलेगा इसको। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली connects two block of mass m1 and m2 where m2 is greater than m1। तो देखो ऐसा क्वेश्चन ना अभी लास्ट लेक्चर में हमने शायद करवाया था मैंने, तो यहाँ पे मैं एक पुली बना देता हूँ इस तरह से, तो ये एक पुली है। ठीक है, इस पे एक मास है हमारा m1, ये हमारा m1 है, और एक मास है हमारा m2। m2 को मैं नीचे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि m2 उन्होंने बोल रखा है ज़्यादा है, हैवी है, बड़ा है, तो ये हो जाएगा m2g और इसका वेट हो जाएगा m1g। ठीक है, इस पे टेंशन लग रही है T, इस पे भी टेंशन लग रही है T। इसका एक्सेलरेशन ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ आएगा, और हमको पता है कि जो A की वैल्यू है वो g/√2 ऑलरेडी हमको क्या है, गिवन है। अब हमसे बोल रखा है कि m1 अपॉन m2 का रेशियो बताओ कितना होगा, तो चलो करते हैं। तो सबसे पहला केस देखो, ये T, ये वाला ब्लॉक जो है m1 वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T ज़्यादा होगा, तो T माइनस m1g, ये हमारा किसके बराबर होगा, m1 इंटू ए के बराबर होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें, वो ये ऊपर ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि m2 ज़्यादा है तो ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ आएगा, तो m2g ज़्यादा होगा टेंशन से, और ये किसके बराबर होगा, नेट फोर्स, और नेट फोर्स कितना है, m2a। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है,
हमसे क्या पूछ रखा है, m1/m2 का रेशियो पूछ रखा है। तो रेशियो निकालने के लिए काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अगर ऐड करेंगे तो ये प्लस टी से माइनस टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। और ए की वैल्यू हमको पता है अच्छे से, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, g/√2। तो जी से जी कैंसिल हो गया, √2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √2m2 माइनस √2m1, और ये हमारा बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2। तो m1 माइनस करो, सॉरी m2 इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1m2, और माइनस √2m1 उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1m1। तो अगर मेरे को m1/m2 का रेशियो निकालना है, तो m1/m2 का रेशियो कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1/√2 प्लस 1। तो देख लो जो भी ऑप्शन यहाँ पे होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे मेरे को सही लग रहा है, √2 माइनस 1/√2 प्लस 1। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस करने हैं आपने, इस टाइप के, पर्टिकुलर टाइप के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट 2024 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि वुडन ब्लॉक वाला क्वेश्चन है, नहीं, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 5 kg, ये एक सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है। When an iron cylinder of mass 25 kg is placed on the top of the block, the floor yields and the block and the cylinder together go down uh, with an acceleration of 0.1 meter per second square. The action force of this system on the floor force is equals to। देखो ये कुछ कुछ ना इस तरह से है कि ये एक वुडन ब्लॉक है, ये एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। इसका मास जो दे रखा है हमें 5 kg दे रखा है। इसके ऊपर हमने क्या किया, एक सिलेंडर को रख दिया इस तरह से। इस सिलेंडर का मास दे रखा है 25 kg, ठीक है। तो जैसे ही हमने सिलेंडर को इस वुडन ब्लॉक के ऊपर रखा, तो ये दोनों के दोनों क्या हुए, छत तोड़ के नीचे आने शुरू हो गए 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। पहले तो देखो ये बताओ कि इस एक्सेलरेशन के साथ तो ये नीचे आ रहे, साथ साथ इन पे ग्रेविटी भी तो लग रही होगी, ग्रेविटी भी तो होगी, ठीक है ना। अब m1 प्लस m2 दोनों का मास अगर हम देखें तो कितना हो रहा है, 25 प्लस 5 30 kg। तो इन दोनों को एक ही बॉडी कंसिडर कर लो भाई, 25 प्लस 5 तो ये 30 kg की बॉडी है, ठीक है। तो इसका ना फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसे फ्री बॉडी डायग्राम से अगर समझने की कोशिश करो तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं, इनका वेट 30, मास 30 kg है, तो इनका वेट कितना हो जाएगा, जो वेट्स है सिस्टम का वो किसके बराबर होता है, mg के। तो m तो 30 है, और g यहाँ पे बोल रखा है उन्होंने कितना, 9.8 बोल ही नहीं रखा है, तो 9.8 ही ले लेते हैं क्योंकि वैल्यूज बहुत पास पास दे रखी हैं ये। तो 9.8, तो 3 8 24, 3 9 27, 20 29, तो 294 ये आ जाएगा हमारा, 294 न्यूटन, इतना वेट है, ठीक है। और एक चीज और भी तो है कि जैसे ही हमने क्या किया, इसको सिलेंडर को इस पर रखा, तो नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट कर रहा होगा इनका, जो कि 294 न्यूटन है, जिसकी वजह से वो छत जो है वो ब्रेक हुई और ये नीचे आ रहे थे। लेकिन साथ साथ इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो लग रहा होगा उस टाइम पे, समझ रहे हो। तो अगर हम यहाँ पे न्यूटन्स का लॉ लगाएं, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स होगा भैया वो किसके बराबर होगा, जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है और माइनस अपवर्ड फोर्स। माना कि अब अपवर्ड फोर्स थोड़ा कम ही होगा, बट डाउनवर्ड फोर्स तो हमें पता चल चुका है 294 है, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स तो 294 है, हमें नेट फोर्स निकालना है। अब अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा, तो अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो मास कितना दे रखा है टोटल दोनों बॉडीज का, 30, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा है,
नीचे की तरफ एक्सेलरेशन 0.1, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम 0.1 लेते हैं तो n इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 294 माइनस 3। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हमारा 291 न्यूटन के आसपास आना चाहिए। तो ऑप्शन दिख रहा है कोई? हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो देखो करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं।